हाय एवरीवन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर या फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस वीडियो में हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा विद इट्स थ्योरेटिकल नोट्स, और इसी के साथ क्या होगा, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम इनको पहले पढ़ते क्यों हैं? अब कंपनी जो है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से पहले क्या देखती है, वो सोचती है कि मुझे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन करना है जो कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी की ओर लेके जाए, मतलब जिससे मेरी फर्म को या मेरी कंपनी को फ़ायदा हो। तो उसे ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा जो एक ऑप्टिमल मिक्स हो, जिसको यूज़ करके उसे फ़ायदे हों। तो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले कंपनी को कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को हम आज पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा फैक्टर है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ को यूज़ करना रादर देन की इक्विटी को यूज़ करना। तो बेसिकली मतलब क्या है? डेट का यूज़ करना। तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो जो डेट होता है वो हमें चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जो क्या करता है, हमारी ईपीएस को मैग्नीफाई कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हमें टैक्स डिडक्टेबिलिटी मिल जाती है, उसके ऊपर हमें जो टैक्स है वो कंप्यूट नहीं करना पड़ता है, जिस वजह से ये एक चीपर सोर्स बन जाता है और कंपनी की अर्निंग्स को इन्हेंस कर देता है और ज़्यादा। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या कह रहा है कि आप ज़्यादा डेट को यूज़ करो, जिससे क्या हो, कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाए और कंपनी को फ़ायदा हो। पर इसमें एक इसका दूसरा पहलू भी है जो कह रहा है कि आप लीवरेज को, मतलब डेट को उतना यूज़ करो जो आपको फ़ायदा दे। आप डेट का इतना ज़्यादा भी यूज़ मत कर लो जो आपको एडवर्सली इफ़ेक्ट करे। तो ये जो लीवरेज है, जो डेट है, आपको एडवर्सली इफ़ेक्ट कैसे कर सकता है? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट को यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, एक पॉइंट पे आके जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, जितना वो प्रॉफिट दे रही है, मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो फ़ायदा मिल रहा है, वो कम हो जाएगा। तो हमें एक ऑप्टिमल पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इतने पॉइंट तक ही डेट का यूज़ करना है, जिससे कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकें, एक ऑप्टिमल कैपिटल मिक्स जो है वो अचीव कर सकें। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स जो है ना, ये भी बहुत हेल्प करेंगे कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तो हमें लग रहा है, अगर तो हमें इतना एस्टिमेट है कि फ्यूचर में जो हमारा जो सेल्स है उसका जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो इंक्रीज़ होने वाला है, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा डेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स आएंगी उससे हम जो हमारा इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हैं और उसकी जो हमें कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगी। और दूसरी जगह अगर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सेल्स है वो डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, सेल्स अब इतना नहीं होगा जिससे कि हम अपना जो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर वो पे कर पाएँ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेट फाइनेंसिंग को यूज़ नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम जो है इक्विटी को यूज़ करेंगे, इक्विटी स्टॉक्स को इशू करेंगे, जिससे कि हमें जिस पे जो हमें डिविडेंड देना होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, वो अर्निंग्स पे डिपेंड करता है कि कितनी अर्निंग्स कंपनी को हुई हैं, जिससे कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है। तो अगर हमारी सेल्स बढ़ रही हैं तो हम डेट का यूज़ कर सकते हैं, अगर सेल्स नीचे जा रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी को यूज़ करेंगे। तो वो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, ये एक मेजर पॉइंट है जिसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं। कोई भी कंपनी होती है वो क्या चाहती है कि जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो, मतलब बढ़े ना, कम होता जाए। तो हमें एक ऐसा मिक्स को यूज़ करना है, ऐसा कैपिटल मिक्स यूज़ करना है, ऐसे डेट और इक्विटी के प्रपोर्शन को यूज़ करना है जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दे, मतलब जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाए। तो क्या करना होगा, कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से पहले ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा प्रपोर्शन है इक्विटी और डेट का जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर रहा है, उसको ही चूज़ करना होगा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो हमें पता है कि क्या होता है, कि हमने इसका मतलब पहले क्या होता है कि हमारे पास एसेट्स के कंपेयर में, हमारी इक्विटी की कंपेयर में कितने डेट्स हैं।
तो इसकी जो प्रेफरेंस है ना वो भी हमें हेल्प करती है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कैसे डिटरमाइन करें। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी होती है वो लो डेट इक्विटी रेशो को मेंटेन करना चाहती है, और कोई कंपनी होती है जो हाई डेट इक्विटी रेशो को मेंटेन करना चाहती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी चाहती है कि वो लो डेट इक्विटी रेशो को मेंटेन करेगी, तो फिर वो क्या करेगी, मतलब वो ज़्यादा डेट को प्रेफर करेगी रादर देन कि वो इक्विटी फंड्स को यूज़ करे। जिससे क्या होगा, एक तो डेट जो है उसको वो चीपर सोर्स मिल जाएगा फाइनेंस के लिए, और दूसरा क्या होगा, उसकी जो ऑनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं होगी। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी के ऊपर कोई भी ऑनरशिप राइट नहीं होता। वो एज अ इन्वेस्टर रोल प्ले करते हैं हमारी कंपनी के लिए, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के। तो अब हम यहाँ पे डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो कंपनी की ऑनरशिप पावर है वो डाइल्यूट नहीं होगी, ऑनरशिप डाइल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा साइज़ ऑफ कंपनी की। कंपनी का साइज़ क्या है वो हमें हेल्प करेगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर तो हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लार्ज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उससे क्या होगा, अगर हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है तो हमें डिबेंचर्स को रेज करने में या इशू करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, तो हमें उससे फ़ायदा होगा क्योंकि वो चीपर सोर्स है। अगर हमारी कंपनी जो स्मॉल कंपनी है तो हमें अगर कोई भी छोटी कंपनी होती है उसको इतनी ईजिली जो है वो डेट नहीं मिलता है। तो जो कंपनी छोटी है वो कंपनी क्या करेगी, इक्विटी कैपिटल को यूज़ करेगी या फिर अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करेगी फंड्स को रेज करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ कंपनी। अब कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी कौन सी कंसर्न है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो अगर तो हमारी जो कंपनी है वो एक पब्लिक यूटिलिटी है, मतलब एक पब्लिक एंटरप्राइज है, तो वो क्या करेगी, डेट फाइनेंसिंग को रेज कर लेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है रिस्क का चांसेस कम होता है, और कंपनी जो भी अपनी डेट फाइनेंसिंग को रेज करेगी उसका जो इंटरेस्ट है वो पे करती जाएगी अपनी रेगुलर अर्निंग्स के साथ। और दूसरे हाथ अगर जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको इक्विटी कैपिटल के ऊपर ही रिले करना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आज मेरी अर्निंग्स इतनी हो रही हैं या फिर कल मेरी अर्निंग्स क्या होंगी। तो जो इन्वेस्टर भी है ना वो भी इस ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए पहले सोचेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को ऑलमोस्ट अपनी इक्विटी कैपिटल के ऊपर ही रिले करना पड़ता है, जबकि पब्लिक यूटिलिटी में हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि मैं पब्लिक एंटरप्राइज में ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करूं। तो पब्लिक यूटिलिटी डेट फाइनेंसिंग को रेस कर लेगी, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो इक्विटी कैपिटल के ऊपर रिले करेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट क्या होती है, जो हमारी शेयर मार्केट होती है जिसमें हम स्टॉक्स में डील करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही हैं उसको देख के ही हम अपना कैपिटल जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो शेयर मार्केट है मतलब कैपिटल मार्केट है उसमें जो कंडीशन चल रही है वो डिप्रेस चल रही है, मतलब शेयर मार्केट अब नीचे गिर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, फिर शेयर्स थोड़ी इशू करेगी। अगर शेयर मार्केट में शेयर्स डिप्रेस्ड हैं, शेयर मार्केट डिप्रेस है, तो वो कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर पाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेट फाइनेंसिंग को यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरे हैंड अगर जो हमारी शेयर मार्केट है वो उसमें बूम पीरियड चल रहा है, मतलब जल्दी जल्दी से जो शेयर्स हैं वो उनकी ये जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो कंपनी क्या करेगी, इक्विटी को इशू करेगी। नेक्स्ट है हमारा एसेट स्ट्रक्चर। अब कंपनी का एसेट स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देख के हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करेंगे। मतलब कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं उसमें कितना प्रपोर्शन फिक्स्ड एसेट्स का है और कितना प्रपोर्शन करंट एसेट्स का है, उसको देख के हम डिज़ाइन करेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हमारी टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होंगी तो हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट्स को यूज़ करेंगे, अगर हमारी करंट एसेट्स ज़्यादा होंगी तो हम ज़्यादा इक्विटी को यूज़ करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म डेट को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो वो चीपर सोर्स होता है और उससे कंपनी को कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। अब हमारा फाइनेंसिंग करने का पर्पस क्या है, क्या हम किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं या कोई अनप्रोडक्टिव पर्पस है या हमें परमानेंट बेसिस पे कुछ फंडिंग चाहिए। अगर तो हमारा पर्पस जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस है, मतलब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेट फाइनेंसिंग को यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव पर्पस से जो हमें प्रॉफिट आ रहा होगा उससे हम अपने इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो ईजिली पे कर पाएंगे और वो जो हमें कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम भी पड़ेगी।
और उसी के अपोजिट अगर हम कोई अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए डेट फाइनेंस को रेस कर रहे हैं या परमानेंट बेसिस पे हम फंड्स को रेस करना चाहते हैं, तो हमें इक्विटी कैपिटल को ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोई अनप्रोडक्टिव पर्पस होगा तो उससे हमें इमीडिएट जो अर्निंग्स हैं वो नहीं मिलेंगी। तो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना है वो कंपनी के हाथ में होता है। तो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए हम मेजरली इक्विटी कैपिटल को ही हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब हमें जो फाइनेंस चाहिए, जो फंड्स चाहिए वो कितने पीरियड के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तो हमें जो फंड्स हैं वो किसी लिमिटेड पीरियड के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, उसके लिए डिबेंचर्स को रेज करेंगे। डिबेंचर जो फंड्स हैं उसको रेज किया जाएगा। और उसके अपोजिट अगर हमें परमानेंट बेसिस के लिए फंड्स चाहिए, हमने फंड्स को वापस ही नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्विटी जो है वो एक परमानेंट जो कंपनी की कैपिटल होती है उसमें गिनी जाती है। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन होता क्या है, जब भी कोई कंपनी नए स्टॉक्स को या नए शेयर्स को इशू करती है मार्केट में, तो उस इशू करने की पूरी प्रोसेस में जितना भी खर्चा आता है, जो भी खर्चे आते हैं उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ना वो इक्विटी के केस में, मतलब जब हम शेयर्स इशू करते हैं तब जो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम डेट को रेस करते हैं। मतलब डेट को रेस करने में फ्लोटेशन कॉस्ट कम आती है और इक्विटी को रेस करने में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो कंपनी जो है वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने से पहले ये देखेगी कि मुझे डेट रेस करने में कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है और इक्विटी रेस करने में कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान में रख के ही वो अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है पर्सनल कंसिडरेशंस। पर्सनल कंसिडरेशंस यहाँ पे ना मैनेजमेंट की पर्सनल कंसिडरेशंस के बारे में बोला गया है। मैनेजमेंट क्या सोचती है, मतलब मैनेजमेंट कितनी एक्सपीरियंस्ड है कि वो डेट के रिस्क को ले सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट होगी तो वो डेट को इशू करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी और वो डेट की ओर जाएगी। तो उससे क्या होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो डेट है वो एक चीपर सोर्स है। और उसी के कंपेयर में अगर कोई मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव है, मतलब वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहती है और लेस एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करेगी, इक्विटी की ओर जाएगी रादर देन की डेट की ओर जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। तो इसी के साथ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी सारा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।